Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. पास एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, ठीक है। एग्रो क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, कुछ डाटा है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग का। इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th 5-year प्लान। जो हमारे 5-year प्लान हुआ करते थे, ठीक है, अभी नहीं है, अभी जो है नीति आयोग आ गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है। अभी जो है नीति आयोग है, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है। तो जो 7th 5-year प्लान था, वहां पे जब 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की जो इंट्रोडक्शन था वो किया गया था, ठीक है। Regional planning was come into force on the basis of agroclimatic factors for balanced regional growth. Regional planning था, जो agroclimatic regional planning था, वो उस बेसिस पे लाया गया था हमारे प्लान में, क्योंकि वहां के जो एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं कि जो हमारी ग्रोथ है वहां पे क्रॉप की, वो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके, ठीक है। पूरे रीजन्स में जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके, तो इसलिए रीजनल प्लानिंग जो है वो फोर्स में आया था। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात की जाए तो agroclimatic zones are classified on the basis of criteria of homogeneity in agro characteristics such as rainfall, temperature, soil topography, क्रॉपिंग सिस्टम। देखो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है, ठीक है, डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं होमोजेनिटी पे, ठीक है, कि जो सेम है, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, ठीक है। जिनमें सिमिलर एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे रेनफॉल सिमिलर होता है, टेम्परेचर, सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम, अगर वहां पे सिमिलर है तो उन्हें जो है एक जोन में रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। 15 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। अभी नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। ICAR के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में जो है डिवाइड किया गया है। आगे है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड कट आउट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन से जब एक छोटा सा जो लैंड है वो कट कर लिया जाता है, when superimposed on landform and the kind of soil and soil condition that act as modifiers to climate and the length or growing period, ठीक है। देखो एक ऐसा जो लैंड है उसे कट कर लिया गया एग्रो इकोलॉजिकल रीजन पे, ताकि उसमें जो सॉइल और सॉइल कंडीशन है, ठीक है, वो एज अ मॉडिफाइड एक्ट करे क्लाइमेट को बदलने के लिए, और ग्रोइंग पीरियड जो है क्रॉप का, ठीक है, उसे बदलने के लिए अगर वो एज अ मॉडिफायर काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एरिया कट कर लिया जाता है, उस पे जो है सॉइल कंडीशंस का देखा जाता है कि वो मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर एक्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो ड्राउट। ड्राउट मतलब सूखा पड़ना, ठीक है। जब पानी की कमी हो जाती है वो बहुत ज्यादा, तो उसे ड्राउट बोला जाता है। एज अ सिचुएशन अकरिंग इन एन एरिया इन अ ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल इज नोन एज ड्राउट, ठीक है। जब 75% से जो एवरेज हमारी रेनफॉल है, ठीक है, उसका जो 75% से भी कम रेनफॉल हो तो उसे जो है ड्राउट बोला जाता है। When deficiency of rainfall is above 50% of the normal called severe drought, ठीक है। जब रेनफॉल की डेफिशिएंसी है वो 50% से भी ऊपर चला जाए तो उसे severe drought बोला जाता है, मतलब कि बहुत ही भयानक वाला जो ड्राउट होता है वो हो जाता है, ठीक है। इवेपोट्रांसपीरेशन क्या होता है? Soil moisture is the most limiting factor in dryland agriculture. dryland agriculture जो है soil moisture जो है वो बहुत ही लिमिटेड फैक्टर है, ठीक है। 60 to 70% जो रेनफॉल का है वो इवेपोरेशन के थ्रू जो है लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी रेनफॉल पड़ती है वो सॉइल में से जो है सन रेज के साथ जो है इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम प्लांट सरफेस। प्लांट के जो लीव्स होते हैं वहां से
जो वाटर है जो इवेपोरेट होता है उसे बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और सॉइल में से जब वाटर जो है इवेपोरेट होता है उसे बोला जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है इवेपोट्रांसपीरेशन। इवेपोट्रांसपीरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ मल्चेस, एंटी ट्रांसपीरेंट्स एंड विंड ब्रेक्स, ठीक है। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे हम जो है इवेपोट्रांसपीरेशन को कम कर सकते हैं। एंटी ट्रांसपीरेंट्स यूज कर सकते हैं हम। एंटी ट्रांसपीरेंट्स क्या होते हैं? मटेरियल आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। जो प्लांट के लीव्स होंगे वहां से जो है इवेपोरेशन होगा वाटर का, उसे ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। अगर लीव्स पे ही हम कुछ लगा दें, ठीक है, कोई ऐसा मटीरियल जो है लीव्स पे लगा दे कि जो है इवेपोरेशन प्लांट से हो ही ना पाए पानी का, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एंटी ट्रांसपीरेंट। एंटी ट्रांसपीरेंट है जो फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जनरली 4 टाइप्स के होते हैं एंटी ट्रांसपीरेंट्स। पहला है स्टोमेटा क्लोजिंग, जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट होता है। अगर हम स्टोमेटा ही बंद कर दे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ठीक है। दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू क्लोजिंग स्टोमेटा, ठीक है। एग्जांपल फिनाइल, मर्क्यूरिक एसिटेट, atrazine and carbon dioxide are also an effective anti-transpirants, ठीक है। फिल्म फॉर्मिंग की जो लीव्स पे है वो हम क्या करेंगे, एक थिन फिल्म सी बना देंगे, ठीक है, जो कि एक एज अ फिजिकल बैरियर काम करेगा, ठीक है। चेक ट्रांसपीरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म व्हिच एक्ट एज फिजिकल बैरियर। एग्जांपल देखो, मोबी लीफ, हेक्साडेकानॉल, सिलिकॉन ऑयल एंड वैक्सेस। जैसे कि ऑयल लगा देंगे अगर हम, तो स्टोमेटा से जो है हमारा वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप, these chemicals reflect the radiation and reduce leaf temperature। अगर हम कुछ ऐसा करें कि रिफ्लेक्टिंग टाइप लगा दें कि जो रेडिएशंस आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और हमारे लीफ का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रांसपीरेशन जो है कम हो जाता है। कायोलिन जो है एज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज कर सकते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट की बात करें, these chemicals reduce shoot growth and increase root growth, thus enable the plant to resist drought। इसमें अगर हम जो है रूट की ग्रोथ को बढ़ा दें, शूट की ग्रोथ को कम कर दें, तो वो जो है ड्राउट को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। They also induce stomata closing, ये स्टोमेटा को भी क्लोज करते हैं, जैसे कि साइकोसियल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। अगर हम विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स लगा दें तो भी क्या कर सकते हैं हम, तो भी हम हमारे जो इवेपोट्रांसपीरेशन है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक्स आर सच स्ट्रक्चर्स व्हिच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस द विंड स्पीड, ठीक है। विंड ब्रेक्स जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विंड के फ्लो को रिड्यूस करते हैं और हमारी जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल्ड शेल्टर बेल्ट्स आर रोज ऑफ ट्रीज और shrubs planted across the wind direction for protection of crop against wind, ठीक है। जैसे कि ये हमारा फील्ड है, यहाँ पे हम जो है ट्रीज या फिर shrubs की पूरी लाइन लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है उसको कोई डैमेज नहीं होगा विंड से, उसे शेल्टर बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री क्या होता है? एग्रोफोरेस्ट्री इज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इंक्रीज द यूज ऑफ लैंड, कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ crops, foods, forest plants or animals. It is also known as tree crop planting system। देखो, एक जो लैंड है हमारी, ठीक है, मान लो हमारे पास एक लैंड है, उस पे अगर हम सिर्फ क्रॉप लगाएंगे तो हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा, बट अगर हम उस पे क्रॉप भी लगाएं, हम उस पे फॉरेस्ट प्लांट भी लगा दें, हम उस पे फूड क्रॉप्स भी लगा दें, हम उस पे एनिमल्स जो हैं वो भी रख लें, ठीक है, और काफी सारे एंटरप्राइजेस हम यूज करें, तो हमें जो इनकम है वो ज्यादा आने लगेगी, ठीक है। तो हमारी लैंड का भी पूरी तरह यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हमें इनकम भी ज्यादा आएगी, तो उसे बोला जाता है, उसे जो है एग्रोफोरेस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री में क्या आता है? क्रॉप आता है प्लस उसके साथ जो है फॉरेस्ट क्रॉप, अगर हम दोनों लगाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा एग्रोफोरेस्ट्री। इसे ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। एक तो ट्री लगा देंगे और एक हम हमारी फील्ड पे क्रॉप्स लगा देंगे, ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री के कंपोनेंट्स की बात करें, पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ हम फॉरेस्ट जो क्रॉप्स हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस जो है फॉरेस्ट ट्रीज लगाएंगे तो उसे सिल्वीकल्चर बोला जाएगा। सिल्वोपास्टोरल सिस्टम, सिल्वोपास्टोरल सिस्टम में क्या आएगा? फॉरेस्ट आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। देखो, पास्टोरल का मतलब एनिमल्स और सिल्वो का मतलब जो है फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है। तो फॉरेस्ट ट्रीज जो हम लगाएंगे वुड के लिए लगाएंगे, ठीक है,
और जो हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी रख सकते हैं। अगर जो है हमें क्रॉप्स नहीं लगानी है, फील्ड क्रॉप हमें नहीं लगानी, तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट ट्रीज लगा देंगे और उसके साथ जो है एनिमल्स रख लेंगे। उसे सिल्वोपास्टोरल सिस्टम बोला जाएगा। नेक्स्ट एग्रो सिल्वोपास्टोरल सिस्टम, इसमें क्या होगा, फील्ड क्रॉप्स भी लगाएंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाएंगे, सिल्वो का मतलब फॉरेस्ट क्रॉप भी लगाएंगे और पास्टोरल का मतलब जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी रखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखना, एग्रो का मतलब जो फील्ड क्रॉप्स, सिल्वो का मतलब फॉरेस्ट ट्रीज और पास्टोरल सिस्टम का मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एग्री हॉर्टिकल्चर सिल्वीकल्चर सिस्टम, इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होंगी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी और हमारी सिल्वीकल्चर जो है हमारी फॉरेस्ट ट्रीज होंगे। ठीक है, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर में क्या होगा, फील्ड क्रॉप्स होंगी, फॉरेस्ट क्रॉप्स होंगी और हमारी फिश प्रोडक्शन होगा, एक्वाकल्चर में होगा हमारा फिश प्रोडक्शन। ठीक है।